everyone. Today we are going to discuss an important topic of production ecology, primary production. प्राइमरी प्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जीपीपी या एनपीपी से। तो आज हम प्राइमरी प्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्राइमरी प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन डन एट प्राइमरी लेवल, प्रोड्यूसर लेवल, autotrophic level. Autotrophs may be chemoautotrophs or photoautotrophs. You all know most of the photosynthesis done on earth is by photoautotrophs, phytoplanktons as well as terrestrial plants. तो होता क्या है, GPP primary production, gross primary production. This is nothing but conversion of inorganic matter, inorganic carbon, inorganic nutrients into organic matter. ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, फिर उस ग्लूकोज को स्टार्च और बाकी दूसरे पॉलीसेकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम केवल ऑटोट्रोप्स कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रोसेस में क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, द सोलर एनर्जी, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। जब ये केमिकल बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जिसको ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या रेट है, प्रोडक्टिविटी इज द रेट, रेट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर कम्स इनटू सीन, यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या कितने अमाउंट ऑफ बायोमास इज produced per unit area per unit time in case of terrestrial, लेकिन aquatic के केस में per unit volume हो जाता है। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, अगर हम एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर हम बायोमास की टर्म्स में बात करते हैं तो kilograms produced per meter square per year. Now the question arises, why do we take the unit of year, the unit year as the unit of time, not minutes, not second or not hour? The reason being, if we take year, if we consider year as a unit, then all the seasons of the year, चाहे फिर वो समर सीजन हो, रेनी सीजन हो, विंटर सीजन हो, सारे सीजन्स आ जाते हैं और एवरेज निकलती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी जो वैल्यू निकलती है वो एवरेज है। जीपीपी एंड एनपीपी आर टू मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी प्रोडक्शन। जीपीपी एज अ नेम सजेस्ट्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है, प्लांट ने बनाया है, अब इसको प्रोड्यूस करते समय, खाना बनाते समय भी प्लांट की एनर्जी लगी। रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्लोरोफिल इज कैप्चरिंग सनलाइट, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोमेटा आर ओपनिंग, CO2 इज बीइंग टेकन इनसाइड द लीफ। तो ये सब करने में एनर्जी लग रही है, ट्रांसपिरेशन भी हो रही है। तो जो टोटल बना, अभी हमने कोई डिडक्शन नहीं किया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम उसमें से लॉसेस को रिड्यूस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकलती है दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Net primary productivity and gross primary productivity, these are the two important terms. So GPP is NPP
प्लस रेस्पिरेटरी लॉसेस ऑफ ऑटोट्रॉप्स। अगर हमें जीपीपी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीपीपी निकालने के लिए एनपीपी में रेस्पिरेटरी लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा। इन नेचर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर जीपीपी, तो तरीका यही है कि रेस्पिरेटरी लॉसेस को एनपीपी में ऐड किया जाए। एनपीपी इज रिलेटिवली ईजियर टू मेजर, तो एनपीपी कैसे निकाली जाएगी? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। नाउ प्लीज रिमेंबर, नेचर मैक्सिमाइजेस फॉर जीपीपी। अगर नेचर का बस चलेगा तो वो जीपीपी ही बढ़ाने में एफर्ट लगाएगा, एनपीपी के लिए नहीं। लेकिन मैन इज मोर इंटरेस्टेड इन अल्टरिंग एनपीपी। मैन को जीपीपी से मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा एनपीपी मिलेगा तो प्राइमरी लेवल पे उतना प्रोडक्शन मैन को मिल गया, उतने ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स इकोसिस्टम पे सस्टेन हो पाएंगे, इकोसिस्टम उतना मजबूत रहेगा और मैन ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है एनपीपी के लिए। सो मैन कैन अल्टर एनपीपी बट कैन नॉट अल्टर जीपीपी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्शन, यू नो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस? तो वही कंडीशंस ये प्राइमरी प्रोडक्शन की होंगी। क्या है? सनलाइट, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, कितना सनलाइट गिर रही है, कैसी गिर रही है। अगर आप अर्थ को देखेंगे, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट गिरती है। एज यू मूव टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, पोल्स की तरफ जब आप जाते हैं तो सनलाइट कैसी पड़ती है? तिरछी, स्लैंटिंग। So what happens? The sunlight as well as temperature decreases towards poles, towards higher altitudes, towards cold latitudes. So amount of sunlight an important factor. Then water, पानी चाहिए। You know equation of photosynthesis, CO2 plus water. तो अगर पानी नहीं होगा, photosynthesis नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़िया होगी। देन न्यूट्रिएंट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो जितना प्लेंटी होंगे प्राइमरी प्रोडक्शन उतना अच्छा और ज़्यादा होगा, उतना जल्दी होगा। क्वांटिटी ऑफ लीफ एरिया, कितना लीफ एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अ टर्म लीफ एरिया इंडेक्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एनपीपी। कैसे? देखिए, सपोज दिस इज अ स्क्वायर प्लॉट। दिस इज प्लॉट नंबर 1, another दिस इज प्लॉट नंबर 2। अगर यह हम दो प्लॉट्स लेते हैं, एक प्लॉट पे बहुत स्केर्स वेजिटेशन है, स्कैंटी, कहीं कहीं पर है, यहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, लीव्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो सनलाइट पड़ रही है दोनों में सेम इकोसिस्टम में ही दोनों प्लॉट्स, होगा क्या? जहाँ पर जब सनलाइट गिरेगी तो जो सनलाइट जमीन तक पहुंचेगी वो इस एरिया में प्लॉट नंबर 2 में कम पहुंचेगी, प्लॉट नंबर 1 में ज़्यादा सनलाइट जमीन तक पहुंच जाएगी। लीफ एरिया इंडेक्स इज टोटल लीफ एरिया ओनली वन सरफेस। अगर ये एक लीफ है उसका केवल एक सरफेस, क्योंकि लाइट क्लोरोफिल पे स्ट्राइक करेगी, तो टोटल लीफ एरिया ऑफ वन सरफेस बाय टोटल ग्राउंड एरिया। अब आप इमेजिन करिए डेजर्ट इकोसिस्टम, जहाँ पर टोटल ग्राउंड एरिया तो ज़्यादा होगा, वेजिटेशन कम है, तो यहाँ पे लीफ एरिया कम है, तो लीफ एरिया इंडेक्स कम होगा, इसलिए प्राइमरी प्रोडक्शन कम होगा। जब आप किसी एक ग्रासलैंड या फॉरेस्ट की बात करते हैं, सपोज आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें या सवानाज की बात करें, तो ट्रीज़ हैं, उसके बाद श्रब्स हैं सवानाज में, फिर नीचे ग्रासेस भी हैं। तो जो हर स्ट्रेटम पे, हर लेयर पे
लाइट गिरती 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 सनलाइट तक, जमीन तक कम ही लाइट जाती है, यानी वो सब टच कर चुकी है, लीफ एरिया इंडेक्स वहाँ पर ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर्स, आपको अच्छी तरह पता है C4 प्लांट्स आर मच मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्रायंस एनाटॉमी है, वहाँ पे बंडल शीथ सेल्स में भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सब फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं जीपीपी के लिए, और जीपीपी रिलेटेड है एनपीपी से। इसका मतलब जितनी ज़्यादा जीपीपी होगी तो हमें प्रोपोर्शनेटली एनपीपी भी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। नाउ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट एनपीपी के बारे में क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इसीलिए ध्यान से समझिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनपीपी इज लेस देन जीपीपी। जीपीपी तो टोटल थी, उसमें से जो कम रह गई रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद जो बची वो एनपीपी है। इट वेरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद जो बची दैट इज एनपीपी, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। नेक्स्ट इज एनपीपी कितनी बन पाई टोटल जीपीपी में से। इन मोस्ट ऑफ द स्टडीज इट वाज फाउंड दैट इट इज स्लाइटली लेस देन 50%, यानी आधी। कहीं पर ये 40% पाई गई, कहीं पे 45%, कहीं कहीं 50% भी कन्वर्टेड हो पाई। सो वी से NPP to GPP ratio is about 50%. Then NPP is available to consumers at next trophic level, very true. GPP कितना है इससे next level को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, next level is interested into NPP। कितना प्रोडक्शन में, अब प्लांट ने अपने ऊपर कितना खर्च कर लिया, कम किया ज़्यादा किया, उससे कंज्यूमर को मतलब नहीं है। कंज्यूमर को तो इससे मतलब है कि अभी बचा कितना है जो उसको मिल पाएगा। तो दिस इज द अमाउंट अवेलेबल टू कंज्यूमर एट द नेक्स्ट। दिस वीडियो इज अबाउट प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वेयर यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एसिमिलेशन, वो सब चीजें। तो यहाँ पर अभी आप ये समझिए जीपीपी का एक पार्ट ही एनपीपी में कन्वर्ट हो पाता है। फिर एनपीपी कैन बी पोटेंशियली नेगेटिव, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे एनपीपी कम हो जाएगी, नेगेटिव कैसे हो जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन, आप सोच के देखिए, डेजर्ट है, आर्कटिक टुंड्रा है, जहाँ पर सूरज विंटर्स में निकलता ही नहीं है, तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो जीपीपी नहीं बन रहा है। जीपीपी नहीं बन रहा है तो क्या हो रहा है, प्लांट तो रेस्पिरेशन तो हो रहा है, काम तो चल रहे हैं प्लांट के। कहाँ से, जो पहले की जीपीपी, पिछले साल जो तो एनपीपी नेगेटिव हो सकती है अगर ऑटोट्रॉपिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाए जीपीपी से। देन ह्यूमन एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, एनपीपी। ह्यूमन एप्रोप्रिएशन मतलब क्या हुआ, मैन हैज इंड्यूस्ड चेंजेस। आप देखिए मैन ने कैसे इंड्यूस कर दिए चेंज, मैन प्रोडक्टिविटी को चेंज कर रहा है, ग्रॉस को नहीं, नेट को, एनपीपी को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, बाय मैनेजिंग द इकोसिस्टम, बाय पुटिंग इनपुट्स इनसाइड द इकोसिस्टम। It is again total NPP is divided into total NPP is cumulative of two aspects, NPP due to harvesting and NPP due to land use change। यानी हार्वेस्टिंग के कैसे, मतलब अगर मैन ने एग्रीकल्चरल लैंड पे, कल्टीवेटेड लैंड पे, क्रॉप लैंड पे एक पोर्शन उगाया अपने हिसाब से, तो उसने क्या किया, इरिगेशन के लिए पानी दिया,
नाउ रूट्स of the plant, they don't have to work hard to absorb water from the soil. इसी तरह मैन ने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, तो उससे क्या हुआ, प्लांट जो रूट्स थे रूट्स से उनको वो भी एफर्ट नहीं करना पड़ा, किस चीज के लिए, मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये मैन ने प्रोवाइड करा दिए, तो प्लांट को अब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अब नहीं बनाने पड़े जो वो बनाता अपने डिफेंस के लिए, यानी वो सारा एनपीपी मैन ने अपने लिए डाइवर्ट कर लिया। और भले मैन ने ये फॉसिल फ्यूल्स यूज किए, एनर्जी सब्सिडी एक्सटर्नली प्रोवाइड की और एनपीपी को चेंज किया, बढ़ाया। दूसरा तरीका क्या है, लैंड यूज चेंजेस। नेचर में मैन ने क्या किया है, जितने नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, चाहे ग्रासलैंड्स हैं, चाहे सवानाज हैं या फॉरेस्ट्स हैं, लैंड क्लियरिंग की गई, किस लिए, एग्रीकल्चरल लैंड बनाना है, या अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो उससे क्या हुआ, जो नेचुरल कंडीशंस में एनपीपी होती वो तो नहीं हुई, लैंड यूज चेंज से अब वहाँ एनपीपी कम हो जाएगी, तो टोटल मैन जो नेचर में होती उससे कम हो जाएगी क्योंकि लैंड यूज चेंज हो गया। सो ह्यूमन एप्रोप्रिएशन ऑफ एनपीपी इज रिस्पॉन्सिबल दीज डेज इन अल्टरिंग एनपीपी ऑफ नेचर। हायर एनपीपी अगर होगी तो बायोडाइवर्सिटी हायर होगी वहां पर। आप देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने बायोडाइवर्स हैं और वहां पर एनपीपी बहुत ज्यादा। लेकिन रिवर्स, अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम बायोडाइवर्स हो। यूट्रोफिकेशन का केस देखिए, एल्गल ब्लूम, प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है लेक में, लेकिन बायोडाइवर्सिटी सब मर जाते हैं। ऊपर ऊपर जो रहते हैं, तैर रहे हैं, जिन्होंने सनलाइट को कैप्चर कर लिया, नीचे के लिए ब्लॉक कर दिया, तो इकोसिस्टम क्या बन रहा है, वो तो डाइवर्सिटी तो कम होती जा रही है। सो प्लीज रिमेंबर, whenever NPP increases it will lead to increase in higher biodiversity, लेकिन रिवर्स, whenever productivity, whenever biodiversity decreases, so NPP is bound to, an increase in biodiversity will always lead to increase in productivity. If global NPP decreases, what will be the impact on atmospheric CO2? आपको अभी NPP is equal to GPP minus RA, ठीक है। NPP क्या है, GPP से आप ऑटोट्रोपिक रेस्पिरेशन हटा दीजिए। तो अगर आपकी NPP कम हो रही है, अगर NPP कम हो रही है तो ये तो नेचर में जितनी होगी उतनी होती है, ये इसका मतलब बढ़ रही है। और अगर ये बढ़ रही है, रेस्पिरेशन अगर बढ़ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ रहा है। इट मीन्स अ डिक्रीज इन ग्लोबल NPP लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर मैन अलोन यूजेस अबाउट 40% ऑफ टेरेस्ट्रियल NPP. We are not talking about aquatic NPP here. केवल टेरेस्ट्रियल NPP का 40% मैन यूज कर रहा है और बाकी 60% में और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में वो थ्राइव कर रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा इम्बैलेंस कि एक स्पीशीज के लिए तो 40% एलोकेट हो गया, उसका इतना अधिकार है, बाकी तो मैन ने कितना अनस्टेबल इस इकोसिस्टम एज अ होल अर्थ को कितना फ्रेजाइल बना दिया है। बाकी ऑर्गेनिजम्स कहाँ जाएंगे, क्यों धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी